आज मैं एक शानदार ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए जो कि समाज से संबंधित है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समाज से संबंधित कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें समास का अर्थ पता होना चाहिए कि समास होता क्या है। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। जैसे रसोई घर, ये अपने अंदर भाव लेता है रसोई के लिए घर का, तो ये एक छोटा सा शब्द इतने बड़े भाव को लेके फिरता है, तो उसे कहते हैं समास। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब बात की जाए समास के प्रकारों की, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। तो ये है इसके 6 प्रकार। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास होता क्या है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, तो वो होता है अव्ययी भाव का प्रथम पद प्रधान होता है। और इसकी ट्रिक क्या है, जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो वो अव्ययी भाव समास होता है। जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, तो यथा यहाँ पर उपसर्ग है और ये शक्ति के साथ लगा है, तो ये अव्ययी भाव समास कहलाएगा क्योंकि इसमें यथा उपसर्ग लगा है। जैसे आ जन्म, यहाँ पर आ उपसर्ग लगा है जन्म के साथ। जैसे आमरण, तो यहाँ पर उपसर्ग लगा है आ, तो जहाँ पर भी उपसर्ग लगे वो कहलाता है अव्ययी भाव समास। अब एक और बात इसमें जो याद रखने वाली है, इसकी जो ट्रिक 2 है, अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वो भी अव्ययी भाव समास कहलाती है। अब कई क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है घर घर, तो वो इसे द्वंद्व समास लगाकर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जहाँ पर ये डैश आया है वह द्वंद्व समास ही कहलाता है। ऐसा नहीं होता। द्वंद्व समास वहाँ आता है जहाँ पर एक शब्द का विलोम दिया गया हो या फिर और का भाव आ रहा हो, लेकिन जहाँ पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो वह अव्ययी भाव समास कहलाती है। जैसे धड़ाधड़, घर घर, रातों रात, धीरे धीरे, भागम भाग, ये कहलाएगी अव्ययी भाव समास क्योंकि ये पुनरावृत्ति हो रही है। तो अब बात करते हैं द्वंद्व समास की कि द्वंद्व समास क्या होता है। सबसे पहली बात जो पूछी जाती है कि किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वो होते हैं द्वंद्व समास के। इस समास का विग्रह करने पर बीच में और का भाव आता है। जैसे राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, नर और नारी, गुण और दोष। अब इसे याद रखने की ट्रिक क्या है, पहला या तो इसमें इसके विग्रह करने पर और का भाव आएगा। जैसे राधा, इसके बीच और आएगा। जैसे अगर क्वेश्चन दिया होगा, राधा कृष्ण दिया होगा, आपको बोला होगा कि इसमें कौन सा समास आ रहा है। अगर राधा और कृष्ण के बीच में, जैसे यहाँ पर भाव में ही आ रहा है कि राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण, या फिर इसके बीच में और भी आ सकता है, तो वो द्वंद्व कहलाएगा। या फिर इसमें अगर इस तरह का डैश दिया गया है या फिर शब्दों का विलोम दिया गया हो, जैसे यहाँ पर दिया है नर नारी गुण दोष, तो ये कहलाते हैं द्वंद्व समास। अब बात करते हैं अगले की, जो कि है द्विगु समास। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समास में, इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे नवग्रह दिया गया है तो इसमें कौन सा समास है, नव, तो नौ को नव लिखा जाता है। तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और इसमें संख्यावाचक पद प्रधान होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समास में संख्यावाचक पद प्रधान होता है, तो वो होता है द्विगु समास में। जैसे नवग्रह मतलब 9 ग्रह, दोपहर मतलब 2 पहर, त्रिवेणी मतलब 3, पंचतंत्र 5, यहाँ 5 का आ रहा है चौगुना, यहाँ पे 4, तिरंगा का यहाँ पर जैसे 3 रंग, तो जहाँ पर संख्यावाचक आए वहाँ पर द्विगु समास आता है। अब द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में एक कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर द्विगु आएगा कहाँ पर बहु आएगा। जैसे चतुर्भुज आया होगा, चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी 4 भुजाएं हैं और इसमें 4 का भाव भी छुपा है। तो ये मैं आपको बहुब्रीहि में बताऊँगा कि इसमें कौन सा हम विकल्प सही चुनेंगे। तो अगला देखते हैं, तो अगला है यहाँ पर कर्मधारय। कर्मधारय वे समास होते हैं जो विशेषता को प्रकट करते हैं, कर्म को धारण करने वाला विशेषण, मतलब जो विशेषता को प्रकट करते हैं। जैसे चरण कमल, मतलब जो चरण है वो कमल के समान है, जो चरण है वो कमल के समान है। जो पद यहाँ पर, जो शब्द हमारे विशेषता को प्रकट करते हैं वे कहलाते हैं कर्मधारय समास। चंद्रमुख,
चांद सा जिसका मुख हो, ये भी एक विशेषता प्रकट करने का तरीका होता है। जैसे महात्मा, महान हो जिसकी आत्मा, जैसे ये यहाँ पर विशेषता प्रकट कर रहा है। तो अब अगले की बात की जाए तो अगला है यहाँ पर बहुब्रीहि। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो वो होता है बहुब्रीहि समास में। और बहुब्रीहि समास में दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, वह तीसरा पद प्रधान होता है। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, तो वो होता है बहुब्रीहि समास में। जैसे यहाँ पर लंबोदर दिया गया है, लंबा है उदर जिसका, दशानन 10 सर वाला जो है उसे दशानन कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर द्विगु और बहुब्रीहि में कन्फ्यूज़न हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है दशानन, 10 सिर जिसके हैं, यहाँ पर 10 का भाव भी आ रहा है जो कि संख्यावाचक है। और यहाँ पर बहुब्रीहि समास का भाव भी उत्पन्न हो रहा है कि यहाँ पर एक तीसरे पद को ये जन्म दे रहा है। जैसे 10 सिर वाला, दशानंद जिसके 10 सिर हो, 10 सिर वाला। तो अब इसमें हम ऑप्शन किसे चुनें, किसे ठीक माने। अगर क्वेश्चन में आपका दिया गया है यहाँ पर बहुब्रीहि भी, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में, मैं एक बार आपको क्लियर से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दशानंद दिया गया है, दशानंद दिया है। एक तो ये देखिए संख्यावाचक का भी भाव प्रदर्शन कर रहा है जो कि द्विगु समास में ये आ सकता है, और एक तो ये बहुब्रीहि समास का भाव प्रकट कर रहा है क्योंकि ये तीसरे पद को जन्म दे रहा है। तो यहाँ पर अगर इस तरह की सिचुएशन दी हो तो आपने बहुब्रीहि को टिक करके आना है। तो ऐसे में बहुब्रीहि सही आंसर होगा, ना कि द्विगु, चाहे द्विगु ऑप्शन में दिया भी हो। हाँ, अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में ही नहीं दिया है तो आपका आंसर आएगा द्विगु समास। जैसे चतुर्भुज, 4 हैं बुझाए जिसकी, तो यहाँ पर 4 संख्या का भी बोध आ रहा है और बहुब्रीहि समास का भी, क्योंकि ये एक अलग शब्द को जन्म दे रहा है। जैसे चतुर्भुज मतलब श्री गणेश भगवान। तो यहाँ पर भी आपने बहुब्रीहि को ही टिक करना है। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि ही ना दिया हो, अगर द्विगु दिया गया हो, तो आपने द्विगु को टिक लगाकर आना है। तो अगला है यहाँ पर जो कि अंतिम है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इन चिन्हों का लोप होता है। लेकिन यहाँ पर कर्ता और संबोधन कार्य छोड़कर बाकी सभी तत्पुरुष समास में आते हैं। कर्ता में जैसे कि कर्ते में जो ने विभक्ति चिन्ह होता है वो यहाँ नहीं आएगा। संबोधन में जैसे कि हे, अरे, ये यहाँ पर नहीं आते हैं, बाकी सभी आएंगे। जैसे कर्म का आएगा, अपादान, संप्रदान, ये सब यहाँ पर आएंगे। अब एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि राजकुमार, राजा का कुम्हार, यहाँ पर का विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है तो यहाँ पर का शब्द आएगा। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, यश प्राप्त, यश को पूर्ण, करुणापूर्ण, करुणा में पूर्ण। तो ये कहलाएगा आपका तत्पुरुष समास, जिसमें कि कारक चिन्हों का लोप होता है। इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कुछ गलती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे आने वाली वीडियो में सुधार सकूं।